हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सब दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर मैंने अष्टक वर्ग पे एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था और मैंने वादा किया था कि मैं अष्टक वर्ग पे दूसरा फॉलो अप वीडियो लेके के जरूर वापस आऊंगा। पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वो इस बारे में था कि अष्टक वर्ग क्या है, पूरी चार्ट कैसे बनती है और कुछ हद तक एक स्नैपशॉट दिया था कि इसके जरिए जिंदगी के अलग अलग नतीजों को कैसे देख सकते हैं, खास तौर पे ट्रांजिट के नजरिए से, क्योंकि अष्टक वर्ग में ग्रहों के ट्रांजिट को एक दूसरे से, खुद से और लग्न से भी देखा जाता है और उसके आधार पे जब वो जन्म चार्ट में कुछ खास जगहों पे ट्रांजिट कर रहे होते हैं, उस ग्रह से ट्रांजिट के हिसाब से नतीजा फायदेमंद होता है या नहीं, तो इस तरह वो टेबल बनती है और उसे अमल में लाया जाता है। अब दूसरा वीडियो बनाने से पहले जो अष्टक वर्ग को लागू करने पर एक डिटेल वीडियो होगा, मैं इस वीडियो में इस बारे में थोड़ी और बात करना चाहता था कि अष्टक वर्ग को गलत इस्तेमाल करने में, गलत अर्थ निकालने में और बिना ये देखे कि उसे अलग और अनोखे तरीके से लागू करने में क्या चुनौतियां और क्या भूलें हो सकती हैं। यानी आपको ये जांचने की कोई चीज है या नहीं कि अष्टक वर्ग क्या कह रहा है या सामने रख रहा है। मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियो देखे हैं और मैंने अपना चैनल शुरू करने की एक वजह ये भी है कि मैंने देखा है कि कभी कभी ज्योतिष में किसी एक टॉपिक पे इतना दिल लग जाता है। अगर वो उपपाद लग्न के बारे में बात कर रहा है तो वो कहेगा कि सब कुछ उपपाद लग्न है और रिश्ते सिर्फ उपपाद लग्न से ही देखने चाहिए। अगर आप अरूण लग्न के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बन जाता है जैसे अरूण लग्न से बढ़कर कुछ है ही नहीं। फिर अगर ये हिंदू लग्न के बारे में बात करते हैं तो वो सिर्फ हिंदू लग्न के बारे में बात करते हैं और ये कि ये सबसे जरूरी चीज है, वगैरह वगैरह। अब ये ज्योतिष के लिए बहुत खतरनाक तरीका है, क्योंकि होता यह है कि न कोई चार्ट और न ही कोई विभागीय चार्ट अपने आप में ऐसा पुख्ता जरिया है ज्योतिषीय अर्थ और नतीजे देखने के लिए, क्योंकि कई बार आपके अर्थ निकालने में तरह तरह की खताएं हो सकती है। और अगर ये बात लग्न चार्ट के असली मतलब के ही खिलाफ जाती है, फिर तो आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि क्या आप इसको लेकर के चलना चाहते हैं। मिसाल के लिए, जो ग्रह लग्न चार्ट में नीचा हो वो नवांश में ऊंचा कभी नहीं हो सकता, और ये मैं अपने पहले के बहुत से वीडियो में कह चुका हूँ। अगर आप केक के 10 टुकड़े करते हैं तो 10वां टुकड़ा भी केक ही रहता है, दूसरा टुकड़ा भी केक ही रहता है, चौथा टुकड़ा भी केक ही रहता है। चाहे आपके बीच वाला टुकड़ा मिला या फिर चेरी वाला या फिर कोने वाला जिस पर कम क्रीम है, ये सब बिल्कुल अलग खेल है। तो कहीं आपको ज्यादा क्रीम मिलती है, कहीं आपको चेरी मिलती है, कहीं चॉकलेट मिलती है, कहीं वफल मिलता है, लेकिन बाकी चीज केक ही रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि लग्न चार्ट क्या कह रहा है और विभागीय चार्ट क्या कह रहा है, उनमें थोड़ा फर्क हो सकता है। लेकिन आप लग्न चार्ट को पूरी तरह अलग रखकर विभागीय चार्ट से या किसी दूसरे लग्न से या अष्टक वर्ग से एकदम नया और अलग मतलब निकालकर ये नहीं कह सकते कि यही है ये सब, राशि चक्र से यही आखिरी हुक्म है और यही सबसे जरूरी है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप पाएंगे कि चुनौतियां हैं। तो मेहरबानी करके किसी भी चीज को सब कुछ और आखिरी हद मत बनाइए, और बस यही तरीका है और यही आखिरी चीज है, और अगर मैं सिर्फ इस तरीके को इस्तेमाल करूं तो पक्का नतीजा मिलेगा, ऐसा मत करिए। इसकी मुश्किल खास तौर पे अष्टक के इस्तेमाल में ये भी है कि अगर आप अष्टक वर्ग टेबल में 10वें भाव में बहुत ऊंचे पॉइंट देखते हैं और ऊपर से उस पे कुल ट्रांजिट भी ऊंचे पॉइंट दे रहे हैं और ये मान लेते हैं कि आम तौर पे आपकी करियर में अच्छे नतीजे आएंगे, तो हो सकता है कि आप जरूरी कोशिश ना करें या फिर गलत दिशा में जरूरी कोशिश करें, यही मान के 10वां भाव अष्टक वर्ग के पॉइंट की वजह से बहुत मजबूत है। हालांकि हो सकता है कि वहां कोई नीचा ग्रह हो, मेहरबानी करके हो सकता है उस पे कोई बुरा पहलू या नजर भी हो, तो आप बुरे योग जैसे विष योग या अस्त्र पीड़ा दोष या अंगारक दोष को 10वें भाव में सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अष्टक वर्ग के पॉइंट ऊंचे हैं तो आपको अच्छे नतीजे ही आएंगे। ये ज्योतिष के अलग अलग तरीकों में, जिसमें अष्टक वर्ग भी है, अर्थ निकालने में बहुत जानलेवा खता हो सकती है।
और इसीलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं ये बताने वाला हूँ कि अष्टक वर्ग टेबल को कैसे लागू करें और नतीजों का अर्थ कैसे निकालें, जो इस वीडियो के बाद आएगा, क्योंकि मैं ये वीडियो पहले रखना चाहता था ये समझाने के लिए कि अष्टक वर्ग कैसे गलत हो सकता है, कहाँ गलत हो सकता है, और फिर फॉलो अप वीडियो बनाऊं। वरना अगर दोनों एक साथ करता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। एक बात और, मेरा ज्योतिष के प्रति थोड़ा अलग तरीका है, क्योंकि मैं ज्योतिष को सिर्फ पैसे, लाभ और सफलता के मादे से नहीं देखता, बल्कि मेरा एक सूफियाना नजरिया भी है। तसव्वुफ, जो इस्लाम की एक शाख है, जो कुछ लोगों के भले बुरे अर्थ निकालने के तरीके से हटकर रहता है। सूफीवाद मोहब्बत के बारे में है, ये सब धर्मों की इज्जत करने के बारे में है। ये वही है, लकुम दीनकुम वलियद दीन, जैसा कुरान में कहा गया है, जिसका मतलब है तुमको तुम्हारा दीन प्यारा, मुझे मेरा। कुरान की एक और आयत कहती है, हमने तुमको अलग अलग कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को बेहतर समझ सको। तो मैं ज्योतिष को एक गहरे और बड़े नजरिए से देखता हूँ, और लगभग कन्या राशि वाले नजरिए से ज्योतिष देखता हूँ। इसी वजह से मेरा अर्थ निकालना कभी कभी बाकियों से थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा जो पूरी तरह आखिरी सच हो, बल्कि मैं हमेशा एक चेतावनी दूंगा। मैं हमेशा बताऊंगा कि ये कहाँ गलत हो सकता है। और इससे पहले कि मैं अष्टक वर्ग के बारे में बताना शुरू करूं, जिंदगी में ज्योतिष पर पूरी तरह से या फिर बहुत हद तक निर्भर मत रहिए। ज्योतिष को एक रहनुमा के तौर पे बहुत इस्तेमाल करिए। आपकी कोशिश, आपका बर्ताव, आपका कर्म, आपके नेक काम, आपका सही रवैया, जिंदगी में आपके उसूल और कदरें और दूसरे रिश्तों के साथ आपका अच्छा बर्ताव, यही आपकी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। और अच्छे कर्मों से आप ऊपर उठते हैं, और अगर ऐसा करते हो तो आपको इस जिंदगी में भी अच्छे मादी फायदे होंगे। और आपको ज्योतिष पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है, बल्कि सिर्फ एक रहनुमा की तरह और सिर्फ अपने रवैये, अपने बर्ताव और अपने कर्मों के लिए एक सहारे और पुष्टि के तौर पे इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब हम अष्टक वर्ग टेबल को देखते हैं और समझते हैं कि अष्टक वर्ग टेबल का अर्थ निकालना हमारे लिए कहाँ गलत हो सकता है और कहाँ ये सहयोगी औजार की बजाय हमारे लिए रुकावट बन सकता है। मैंने अपने पिछले अष्टक वर्ग वाले वीडियो में एक इंसान, सिकंदर, की मिसाल दी थी और उसकी अष्टक वर्ग टेबल के बारे में थोड़ा समझाया था। मैं उसे फिर से सामने ला रहा हूं ताकि हम अष्टक वर्ग को सही से ना पढ़ने की भूलों और कहां हम गलत हो सकते हैं, इसका गहरा अर्थ समझ सके। इंसान सिकंदर 2 मार्च 1970 को शाम के 4 बजे तेलंगाना, भारत में पैदा हुआ। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन कुछ साल पहले से ये अब एक अलग राज्य है जिसे तेलंगाना कहते हैं। अब अगर आप इसकी जन्म कुंडली देखें, ये कर्क लग्न है जिसका दूसरा भाव सिंह में केतु है और मंगल शनि 10वें भाव में है, जहां शनि नीचे का हो गया है और मंगल से काफी पास में है। बृहस्पति वक्री है और तुला राशि में है। चंद्र 6ठे भाव में धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में। बुध और सूर्य राहु से ग्रस्त है और बुध सूर्य से अस्त हो गया है। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसी सूरत हाल है जहां शनि 7वां भाव का स्वामी है, जो रिश्तों का भाव है, और साथ में 8वां भाव का मालिक है, जो लंबी उम्र का भाव है। मंगल रोचक महापुरुष योग में 10वें भाव में है, जिसकी दिशा की बहुत ताकत भी है। अब अष्टक वर्ग के हिसाब से आप जब ये लगाएंगे कि हर ग्रह जब दूसरे ग्रहों से ट्रांजिट कर रहा होता है तो कितने फायदे वाले पॉइंट दे रहा है, उसके लिए सूर्य के लिए जब वो तरह तरह की राशियों में ट्रांजिट करता है, सब ग्रहों को मिला करके आपको ये स्कोर मिलता है। ये पॉइंट कैसे आते हैं, इसके और डिटेल वाले वर्जन के लिए मैं अपने पिछले वीडियो का लिंक दूंगा, आप पहले वो देखिए। और जब आप इस वीडियो पे वापस आएं तो आप इस खास चार्ट को अच्छी तरह समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी इस चार्ट को डिटेल में समझाया है। तो मेहरबानी करके पहले वो वीडियो देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। हालांकि जब आप अपनी खुद की चार्ट बनाएंगे और अगर आपको ऐसी अष्टक वर्ग टेबल मिलेगी तो ये वीडियो काफी होगा आपके लिए ये समझने के लिए कि सिर्फ अष्टक वर्ग चार्ट को देखने का गलत तरीका क्या है और कहां हम गलत हो सकते हैं।
तो सूर्य की जगह अगर आप देखें जब ये पहली राशि में ट्रांजिट करता है तो दूसरे ग्रहों के हिसाब से 4 फायदे वाले पॉइंट देता है। यानी जब भी सूर्य मेष राशि में ट्रांजिट करता है तो 4 फायदे वाले पॉइंट देगा। सूर्य मेष राशि में ऊंचा होता है तो ये पॉइंट बहुत ऊंचे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सूर्य बहुत ऊंचे पॉइंट देता है जब वो तुला राशि में ट्रांजिट करता है, जहां ये नीचा होता है। ये 6 फायदे वाले पॉइंट देता है और अपनी ऊंचाई वाली राशि में सिर्फ 4 पॉइंट देता है। तो सूर्य का ट्रांजिट 7वें भाव के ऊपर कहाँ होगा? 7वीं राशि यानी तुला, चौथे भाव में। तो जब सूर्य चौथे भाव यानी तुला राशि के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, जहां ये नीचा होता है, तो अष्टक वर्ग के कोड के मुताबिक 6 पॉइंट देगा। और जब ये किसी दोस्ताना राशि जैसे मीन में ट्रांजिट करता है तो ये सिर्फ 2 पॉइंट ही देता है। तो ये एक अटपटा मामला है, क्योंकि सूर्य सबसे ज्यादा फायदे वाले पॉइंट तब दे रहा है जब ये अपनी नीचता की राशि तुला में ट्रांजिट कर रहा है, और सबसे कम अंक तब दे रहा है जब अपनी दोस्ताना राशि जैसे मीन में ट्रांजिट कर रहा है। और सूर्य बहुत ऊंचे पॉइंट तब भी देता है जब ये अपने बड़े दुश्मनों की राशियों मकर और कुंभ में होता है, जहां 4 और 5 पॉइंट देता है, जो बहुत ऊंचे हैं। तो सिर्फ इसी फाइल से अगर आप सोचते हैं, अगर आप मान लेते हैं कि सूर्य जब भी मकर, कुंभ और तुला में ट्रांजिट करेगा तो अष्टक वर्ग टेबल के आधार पे आपको लाजवाब नतीजे देगा, ये एक गलत बात हो सकती है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में जाकर के नीचा हो जाता है। दूसरी चीज, जब आप मंगल को देखते हैं, मंगल जब अपनी राशि मेष में ट्रांजिट करता है तो 5 ऊंचे पॉइंट देता है, जो समझ में आता है। बहरहाल मंगल जब अपनी ऊंचाई वाली राशि मकर में ट्रांजिट करता है तो सिर्फ 3 पॉइंट देता है, बल्कि मंगल जब अपनी नीचता वाली राशि कर्क में ट्रांजिट करता है तो 7 फायदे वाले पॉइंट देता है। ये फिर एक अटपटी बात है, क्योंकि यह कोई भी चीज नहीं ले रहा, न नीचता, न ऊंचाई, न दुश्मनी, बल्कि ये सिर्फ मंगल के उस दूसरे ग्रह से कितनी दूर ट्रांजिट हो रहा है, इस लिहाज से ही देख रहा है। और ऐसी बहुत सारी अटपटी बातें आप देख सकते हैं। मिसाल के लिए, बृहस्पति जब अपनी नीचता वाली राशि मकर में ट्रांजिट करता है तो 4 पॉइंट देता है, जो काफी ज्यादा है। हालांकि बृहस्पति जब अपनी ऊंचाई वाली राशि कर्क में ट्रांजिट करता है तो 5 पॉइंट देता है। तो उसकी नीचता राशि और ऊंचाई राशि के ट्रांजिट में सिर्फ 1 पॉइंट का फर्क है। और जब आप नीचे के सब स्कोर जोड़ते हैं तो पाएंगे कि 8वां भाव, जिसमें कुंभ राशि है, जो यहाँ है, वो 31 फायदे वाले पॉइंट दे रहा है। हालांकि सूर्य तो ग्रस्त है और 2 फायदे वाले ग्रह बुध और शुक्र 8वें भाव में है, और दोनों ही कर्क लग्न के लिए पापी है। तो एक तरह से 4 पापी ग्रह 8वें भाव में मौजूद हैं। तो 8वां भाव, जो 11वीं राशि है, 31 का बहुत ऊंचा अंक दिखा रहा है, पर इसे और गहराई में देखना होगा। बजाय इसके कि हम ये मान लें कि सिर्फ अंक ऊंचे हैं तो अच्छे नतीजे देंगे, बल्कि इस शख्स के लिए 8वें भाव से जबरदस्त उथल पुथल, रुकावटें, मुश्किलें और चुनौतियां भी आएंगी। और फिर 9वीं राशि यानी धनु, चंद्रमा जो लग्न का मालिक है, वो धनु राशि में तो गया है लेकिन मूल नक्षत्र में है, जिसका मतलब है कि फना के बाद यानी तबाही के बाद उठना, और सबसे ज्यादा अंक 6ठे भाव की 9वीं राशि को मिला है। तो इस व्यक्ति की सेवा, सर्विस जरूर 6ठे भाव से जुड़ी होगी और धनु राशि की रूहानियत से भी जुड़ी होगी। लेकिन बीमारी और रुकावटें और बहुत बड़े कर्ज में डूबा रहना और कभी कभी मुकाबले में नाकामयाबी होना, परीक्षाओं में फेल होना भी इस व्यक्ति के लिए हकीकत होगी। तो कुल मिलाकर अष्टक वर्ग के पॉइंट शायद आपको सिर्फ एक पहलू दिखाए न कि दूसरा, क्योंकि जब आप ये अंक भावों में रखेंगे आप देखेंगे कि 10वां भाव 28 का ऊंचा अंक दे रहा है, लेकिन इससे भी ऊंचा अंक वृषभ राशि वाले 11वें भाव में है, जो 31 अंक दे रहा है। तो इस व्यक्ति को काफी अच्छे लाभ होंगे, लेकिन उसकी कमाई, क्योंकि दूसरे भाव में सिर्फ 26 अंक है और वहां जन्म कुंडली में केतु है, उसकी कमाई और बचत बहुत उथल पुथल और घाटे बढ़ोतरी से गुजरेगी। हालांकि समाज की नजर में फायदा ही नजर आएगा, लेकिन फिर भी करियर में समय समय पर नुकसान होगा, क्योंकि 10वें भाव में नीचा शनि बैठा है। तो इस व्यक्ति के लिए 7वें भाव वाली टीम वर्क निश्चित तौर पे चुनौती होगी। तो अगर आप सिर्फ ऊंचे अंक देखते हैं, क्योंकि 6ठा भाव 37 दे रहा है,
जो टीम वर्क और साथियों के साथ काम करने का भी भाव है। बिना इस बात को ध्यान में रखे कि सातवां भाव जो टीम वर्क से भी जुड़ा है उसका ग्रह नीचा है, तो सिर्फ अष्टक वर्ग के पॉइंट्स का इस्तेमाल करना धोखा होगा। अब एक दूसरी मिसाल लेते हैं एक शख्स की जो 5 जून 1983 को शाम के 4:15 बजे मिरज नाम के शहर में पैदा हुआ, जो महाराष्ट्र, भारत में है। यहाँ कुंडली के नीचे दी गई है। लग्न में ऊंचा शनि है, दूसरे भाव में वृश्चिक में बृहस्पति है, तीसरे भाव में धनु में केतु है, छठे भाव में मीन में चंद्रमा है, सातवें भाव में मेष में बुध है, आठवें भाव में वृषभ में मंगल और सूर्य है, नौवें भाव में मिथुन में राहु है और 10वें भाव में कर्क राशि में शुक्र है। ये है लग्न चार्ट। अब जब आप इस व्यक्ति के लिए अष्टक वर्ग बनाते हैं तो पाएंगे कि सब पॉइंट्स यहाँ दिए हैं। वृषभ पे 21 पॉइंट, मिथुन पे 27, कर्क पे 28, सिंह पे 24, 38 और यूं ही मीन राशि तक। अब इसकी पैदाइश की तारीख और वक्त को एक जगह बदलते हैं और अलग चार्ट बनाते हैं। दूसरी कुंडली के लिए पहली वाली थी 5 जून 1983, 4:15 बजे, मिरज, भारत। अब अगर आप जगह बदलकर लंदन कर दें, बाकी सब कुछ वही रखें, वही तारीख, वही 1983, वही वक्त, बस जगह लंदन कर दी, तो जब आखिरी वाली चार्ट से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि जगह बदलने के बावजूद लग्न चार्ट वही रहता है और अष्टक वर्ग बिल्कुल वैसा ही रहता है। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि मिरज, महाराष्ट्र में पैदा होने वाले शख्स के अष्टक वर्ग के पॉइंट वैसे ही हैं जैसे लंदन में एक ही वक्त पैदा होने वाले के? तो ये एक अटपटी बात है, क्योंकि मिरज वाले के 21, 27, 28, 24, 38 पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लंदन में एक ही वक्त पैदा होने वाले के। अब इसे एक और बदलाव देते हैं, वक्त में 1 घंटा बढ़ा देते हैं। तारीख वही रखते हैं 5 जून 1983 और जगह भी वही मिरज रखते हैं, बस 1 घंटा और बढ़ा देते हैं। कुंडली का मतलब बहुत अलग होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही मिनटों का फर्क भी, जब आप आखिरी मिनट तक सही ना हो, बहुत मायने रखता है। हमने पैदाइश का वक्त 1 घंटे से बदल दिया है। 1 घंटे के बदलाव के बावजूद देखो, लग्न चार्ट वही रहता है और अष्टक वर्ग भी वैसा ही रहता है, क्योंकि लग्न नहीं बदला है। लग्न हर 2 घंटे में बदलता है। 1 घंटा बदलने से लग्न वही रहेगा और अष्टक वर्ग पॉइंट्स भी वही रहेंगे, हालांकि विभागीय चार्ट बदल जाएंगे। अब अगर आप विभागीय चार्ट को ध्यान में नहीं रखते और सिर्फ अष्टक वर्ग अंकों पर चलते हैं, जो पूरी दुनिया में 1 घंटे के फर्क या एक शहर के फर्क से नहीं बदलते, तो ये एक मुश्किल होगी। अब इसमें एक और बदलाव करते हैं, तारीख बदल देते हैं। अब 5 जून की बजाय 6 जून 1983 लेते हैं और वक्त वही रखते हैं जो पिछले वाले से 1 घंटे ज्यादा था। 5 जून का वक्त हमने 4:15 लिया था, फिर इसे 5:15 कर दिया था। अब 5:15 ही रखते हैं, लेकिन तारीख 1 दिन बदलकर 6 जून कर देते हैं। फिर भी लग्न वही है, क्योंकि लग्न हर 2 घंटे में बदलता है, लेकिन 1 दिन बाद उसी वक्त वही लग्न वापस आ जाता है। तो 1 दिन के बाद लग्न वापस आ गया और अष्टक वर्ग के पॉइंट्स बिल्कुल वैसे ही है, हालांकि जगह वही है। तो यहाँ हमने 1 घंटा बढ़ाया और 1 दिन भी आगे बढ़ा दिए, फिर भी अष्टक वर्ग बिल्कुल एक जैसा है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ ना चल पा रहे हैं तो सारी चार्ट्स एक टेबल में ला रहा हूँ। तो ये है हर एक इंसान की अष्टक वर्ग टेबल। अगर आप देखें, ये इंसान 5 जून 1983 शाम के 4:50 यानी 4:15 को मिरज में पैदा हुआ। फिर हमने जगह बदलकर मिरज की जगह लंदन कर दी। और अगर आप अष्टक वर्ग के स्कोर देखें, नीचे के कुल स्कोर या कोई भी कॉलम, वो बिल्कुल एक समान है। फिर हम तारीख वही रखते हैं, घंटा 1 बदलते हैं और जगह वापस मिरज कर देते हैं। फिर अगर आप अष्टक वर्ग टेबल देखें, हर कॉलम और हर लाइन पे वो बिल्कुल एक जैसी है। और फिर हम पूरी तारीख 1 दिन बदल देते हैं। पहले 3 के लिए हम 5 जून इस्तेमाल कर रहे थे, अब 1 दिन बदलकर 6 जून कर दिया। फिर भी अष्टक वर्ग बिल्कुल एक जैसा है। मैं आपको थोड़ा वक्त दूंगा अष्टक वर्ग टेबल देखने के लिए। आप स्क्रीन कैप्चर ले सकते हैं या वीडियो यहीं रोक सकते हैं। सभी चारों के लिए हर कॉलम और हर लाइन बिल्कुल एक जैसी है। अब हम क्या कह रहे हैं?
क्या हम ये कह रहे हैं कि जितने भी बच्चे किसी भी पल पैदा होते हैं, किसी भी वक्त, और अगर हिसाब लगाएं कि 1 घंटे में कितने बच्चे पैदा होते हैं, दुनिया भर में हर घंटे लगभग 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। यानी 2 घंटे में जितना समय लग्न एक जैसा रहता है, उन 2 घंटों में 20,000 बच्चे पैदा होंगे। और अगर तारीख बदलने के बावजूद लग्न एक जैसा रहता है, दूसरी तारीख को फिर उन 2 घंटों में अगर हिसाब लगाएं कि और 20,000 बच्चे पैदा होते हैं, तो कुल मिलाकर उस वक्त पैदा होने वाले 40,000 बच्चों के पास बिल्कुल एक जैसा लग्न और बिल्कुल एक जैसी अष्टक वर्ग चार्ट होगी। क्या हम ये कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ अष्टक वर्ग टेबल पर चलते हैं तो उन 40,000 बच्चों के नतीजे बिल्कुल एक जैसे होंगे? ट्रांजिट में उनकी करियर के लिए, उनके रिश्तों के लिए, टीमों में काम करने के तरीके के लिए, उनकी औलाद के लिए सब कुछ एक जैसा ही होगा? अगर आप सिर्फ अष्टक वर्ग पर भरोसा करते हैं तो ये अर्थ निकालने का गलत तरीका होगा। ये गलत तरीका होगा क्योंकि इन चारों लोगों की विभागीय चार्ट्स बहुत अलग अलग होंगी, और इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ अष्टक वर्ग टेबल ही ना देखें, बल्कि विभागीय चार्ट्स और ग्रहों की डिग्रियों को भी ध्यान में रखें, क्योंकि वो एक दिन 4:15 बजे और उसी दिन 5:15 के बीच, और फिर अगले दिन 6 जून में बहुत बदल रहे हैं। अष्टक वर्ग टेबल न विभागीय चार्ट्स को ध्यान में रखता है, न ग्रहों की ऊंच नीच को, न दोष या योग को, न पहलुओं या नजर को, न चार्ट के पूरे प्रभाव को। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा मुश्किलें होंगी और अष्टक वर्ग टेबल के अर्थ निकालने के तरीके पे भी चुनौतियां होंगी, और अगर इसका सही अर्थ ना निकाला जाए तो दिक्कत हो सकती है। पहले हम सिकंदर की मिसाल देख चुके हैं, जो तेलंगाना में पैदा हुआ था। ये 4 अलग अलग चार्ट्स हैं जिनके नतीजे एक जैसे आ रहे हैं, डिग्री, दोष, योग, विभागीय चार्ट्स को नजरअंदाज करते हुए। दूसरी चीज है योगों के अर्थ निकालने में गलतियां। मिसाल के लिए चंद्र से बृहस्पति दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और 11वें स्थान में फायदेमंद है। यानी अष्टक वर्ग के तरीके के मुताबिक चंद्र के साथ पहले भाव में बृहस्पति फायदेमंद नहीं है। हालांकि अष्टक वर्ग का वही तरीका कहता है कि बृहस्पति से देखें तो चंद्र पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें स्थान में फायदेमंद है। अगर बृहस्पति से पहले भाव में चंद्र फायदेमंद है तो मतलब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ है। मान लो चंद्र तब फायदेमंद है जब वो एक साथ हैं, तो बृहस्पति फायदेमंद कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि बृहस्पति चंद्र से पहले भाव में फायदेमंद नहीं है। चंद्र तो पॉइंट देता है लेकिन बृहस्पति नहीं देता। भले ही हम मान ले कि हाँ ये हो सकता है, तो फिर बहुत ताकतवर गजकेसरी योग का क्या होगा? हम जानते हैं कि गजकेसरी योग तब बनता है जब बृहस्पति और चंद्रमा एक साथ हो या एक दूसरे से केंद्र में हो। तो अष्टक वर्ग के मुताबिक बृहस्पति के लिए जब बृहस्पति चंद्र से दूसरे भाव में हो तो फायदेमंद है, लेकिन पहले भाव में या चंद्र के साथ फायदेमंद नहीं है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि चंद्र के साथ बृहस्पति, चंद्र फायदेमंद है। दूसरी बात, चंद्र पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में फायदेमंद है, जो एक दूसरे से केंद्र में है। हालांकि बृहस्पति पहले भाव में, जो केंद्र है, फायदेमंद नहीं है, और 10वें भाव में 10वां यहाँ मौजूद नहीं है। तो कहता है कि बृहस्पति चंद्र से 10वें भाव में फायदेमंद नहीं है, हालांकि ये केंद्र है और गजकेसरी योग बना रहा है। ये कैसे हो सकता है कि अगर बृहस्पति लग्न में है और चंद्र 10वें भाव में है तो चंद्र फायदेमंद है, क्योंकि चंद्र बृहस्पति से 10वें भाव में फायदेमंद है, लेकिन बृहस्पति चंद्र से चौथे स्थान पर है अगर चंद्र 10वें भाव में है, लेकिन बृहस्पति की चंद्र से चौथी स्थिति नहीं दी गई। तो अगर बृहस्पति लग्न में है और चंद्र 10वें भाव में है तो चंद्र फायदेमंद पॉइंट दे रहा है, लेकिन ये होने के बावजूद कि ये स्थिति गजकेसरी योग भी है, बृहस्पति फायदेमंद पॉइंट नहीं दे रहा है। तो अगर आप इसको सिर्फ अष्टक वर्ग के नजरिए से सिर्फ पॉइंट्स देखकर देखेंगे तो आप गलत अर्थ निकालेंगे। तो अष्टक वर्ग पर पूरा भरोसा एक धोखा है। दूसरी चीज है योगों को देखना। एक और राजयोग, जैसे धूर्धुरा योग। धूर्धुरा योग तब बनता है जब चंद्र के दोनों तरफ फायदेमंद ग्रह हो या चंद्र के दोनों तरफ कोई भी ग्रह हो,
लेकिन ये ज्यादा ताकतवर होता है जब फायदेमंद ग्रह हो। यहाँ कहा गया है कि शुक्र से गिनती करें तो चंद्र तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें, 10वें और 11वीं राशियों में फायदेमंद है। हालांकि चंद्र से शुक्र पहले, दूसरे, तीसरे, पांचवें, आठवें, नौवें, 11वें और 12वें स्थान में फायदेमंद है, तो शुक्र चंद्र से 12वें स्थान में ज्यादा ताकतवर है। हालांकि चंद्र शुक्र से 12वें में ताकतवर नहीं है। अब अगर आपके चंद्र के दोनों तरफ दो ग्रह हो तो धूर्धुरा योग बनता है, लेकिन अर्थ निकालने के मुताबिक बृहस्पति चंद्र से 12वें स्थान में फायदेमंद नहीं है। तो अगर बृहस्पति चंद्र के 12वें भाव में है, जो एक घर पहले, और शुक्र चंद्र के दूसरे भाव में हो, तो ये एक अच्छा ताकतवर योग है। लेकिन अगर आप बृहस्पति और शुक्र की जगह उलट दें, बृहस्पति को चंद्र के 12वें में और शुक्र को चंद्र के दूसरे स्थान पर रखें, तो ये अब ताकतवर धूर्धुरा योग नहीं रहा, क्योंकि अब बृहस्पति और शुक्र फायदेमंद नहीं रहे। धूर्धुरा योग तब कमजोर हो जाता है सिर्फ बृहस्पति और शुक्र की जगह बदलने मात्र से, जो चंद्र के दोनों तरफ है, एक 12वें में और दूसरा दूसरे भाव में। अष्टक वर्ग का तरीका योगों का अर्थ निकालने के लिए भी अच्छा नहीं है, और इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए कि आप अष्टक वर्ग टेबल से कैसे अर्थ निकाल रहे हैं और कैसे इसे लागू कर रहे हैं। तो दोस्तों, अष्टक वर्ग को एक रहनुमा और सहायक औजार की तरह देखिए, क्योंकि अब हमने देखा कि अष्टक वर्ग का अर्थ निकालते वक्त चुनौतियां हैं। नीचता की राशियों को ध्यान में रखे बिना, विभागीय चार्ट्स को ध्यान में रखे बिना, डिग्रियों को ध्यान में रखे बिना, अच्छे पहलुओं या बुरे पहलुओं को ध्यान में रखे बिना, पापी ग्रहों के आपसी मेल को बिना देखे, और साथ ही कुछ अच्छे और मुबारक योगों को भी देखे बिना, जो राजयोग कहलाते हैं, जो अष्टक वर्ग के नजरिए से फायदेमंद नहीं रहते। तो मेहरबानी करके जब भी आप ज्योतिष में किसी भी तरीके को देखें, चाहे वो कोई भी खास लग्न हो, या नक्षत्रों का इस्तेमाल हो, या अष्टक वर्ग टेबल हो, हमेशा सोने का नियम याद रखिए। लग्न चार्ट पे वापस जाइए हमेशा। और अगर लग्न चार्ट कह रहा है कुछ बिल्कुल उल्टा, जो किसी भी दूसरे ज्योतिषीय तरीके से निकले उसके बिल्कुल खिलाफ, तो फिर सोचिए कि क्या वो अर्थ सही है। लग्न चार्ट सबसे ताकतवर तरीका है, और बाकी सब चीजों को चाहिए कि वो लग्न चार्ट की बात की तस्दीक करें, न कि उसकी विरोध में जाएं। अगर लग्न चार्ट के विरुद्ध कोई बात हो रही हो, चाहे वो नवांश में स्थिति हो या 10वें अंश में स्थिति हो या अष्टक वर्ग टेबल में, तो आपको उनको अलग अलग ना देखकर, बल्कि सबको मिलाकर देखना है, एक मिला जुला नतीजा निकालना है, बजाय इसके कि किसी एक चीज को अकेला नतीजा मान लें। तो दोस्तों, मैं फिर वापस आऊंगा एक वीडियो लेकर, उस बारे में कि अष्टक वर्ग सच में कैसे इस्तेमाल करना है, और योगों और दोषों के साथ मिलाकर कैसे इस्तेमाल करना है, और विभागीय चार्ट से कैसे देखना है, और कहां और कैसे ऊंचे या नीचे पॉइंट्स को लग्न चार्ट के स्थानों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना है, ताकि आप ट्रांजिट और दशा पीरियड्स में अष्टक वर्ग के पॉइंट्स को लागू करते वक्त अपनी खताओं को कम कर सकें। तो पहले अपनी अष्टक वर्ग टेबलों में देखिए कि क्या आप अर्थ निकालने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, और ये भी देखिए कि जहां भी किसी ग्रह के ट्रांजिट की वजह से कोई भाव ऊंचे पॉइंट दे रहा है, क्या वहां सच में आपको अच्छे नतीजे मिले या नहीं। तो शनि अब मकर राशि में लगभग 9 महीने से है, इस साल यानी जनवरी से शुरू होकर। तो आपके लग्न में शनि जहां भी ट्रांजिट कर रहा है, मकर राशि में, लेकिन वो जो भी भाव हो, और शनि का उस मकर राशि पर ट्रांजिट कितने पॉइंट दे रहा है, खुद देखिए और अपने आप से पूछिए कि पिछले 9 महीने आपके लिए अच्छे रहे या नहीं, फायदेमंद रहे या नहीं। क्योंकि अगर शनि खास तौर से आपके लिए ऊंचे अंक दे रहा है जब मकर पर ट्रांजिट कर रहा है, तो देखिए कि क्या वो मतलब बिल्कुल सही रहा है या नहीं। आप पाएंगे कि जब आप अष्टक वर्ग को लग्न चार्ट के साथ मिलाकर और योगों और दोषों के साथ मिलाकर देखते हैं, तो वो एक सही तरीका है, एक संतुलित तरीका है, बजाय इसके कि ज्योतिष के सिर्फ एक पहलू को देखकर उसे आखिरी मान लिया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप मुझसे निजी सलाह, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे जरूर राबिता करिए। किसी और वक्त, किसी और वीडियो तक, आपका अपना दोस्त और रहनुमा
इरफान, जैसे नमस्कार।